सामर्थ्य और ऊर्जा। यदि आपको से प्रश्न पूछ दिया जाए कि एक व्यक्ति नदी में धारा के विपरीत दिशा में वो तैर रहा है और नदी के किनारे खड़े व्यक्ति को वह स्थिर दिखाई दे रहा है, तो वह व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या दूसरी तरह से यह भी प्रश्न पूछा जाए कि एक कार सीधी सड़क पर एक समान वेग से जा रही है, घर्षण इत्यादि के विरुद्ध उसके द्वारा कृत कार्य कितना होगा, जबकि आपको उस पर परिणामी बल शून्य कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए आपको सामान्य भाषा में और विज्ञान की भाषा में कार्य की परिभाषा अलग है। यानी विज्ञान की भाषा में कार्य तभी होता है जब किसी पिंड पर बल लगता हो और बल के साथ साथ उस बल की दिशा में विस्थापन होगा, तब कह सकते हैं कि पिंड आपको कार्य कर रहा है। इस प्रकार अगर पिंड पर बल F लग रहा है और विस्थापन उसका D हो और अगर किसी कोण की कंडीशन में हो तो उस दिशा में घटक निकाल लेते हैं। इस प्रकार W बराबर FD cos थीटा होता है। अब इससे अगर थीटा का मान 0 होगा, यानी बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो कार्य का मान सबसे अधिकतम होता है। और अगर थीटा का मान 90 अंश की स्थिति हो जाएगी तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर बल भी लगा हो और विस्थापन भी हो तो कार्य तब 0 हो जाता है जब बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण होता है, तो कार्य आपका 0 होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश से अधिक हो जाएगा तो कार्य आपका ऋणात्मक होगा। और यह ऋणात्मक कार्य अधिकतम तब होगा जब आपको 180 अंश के बल और विस्थापन के बीच कोण हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको कार्य जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी घर्षण बल के विरुद्ध अगर कार्य निकालना होगा, अगर पिंड गतिशील है और उसके विरुद्ध अगर कार्य निकालना होगा तो कार्य क्या होगा, वो ऋणात्मक कार्य होगा कि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो इस प्रकार आपका समझ गए कि कार्य होता क्या है। हाँ, ये निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि कार्य तभी होगा जब बल के दिशा में कोई उस विस्थापन घटक हो जाए या विस्थापन दिशा में बल का घटक कार्य करे, तभी वो कार्य होगा। अगर ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे तो कार्य क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसी कारण से अगर प्लेटफार्म पर कुली बोझ लेकर खड़ा है तो कार्य आपका 0 के बराबर है। वो चल भी रहा है तो बल उसके लंबवत कार्य करेगी, उस स्थिति में भी कार्य 0 के बराबर ही होगा। इसी प्रकार अगर वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड चक्कर लगा रही, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर नाभि के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है या चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण आवेशित कण गति करती है तो भी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, उस स्थिति में कार्य क्या होगा, आपका 0 के बराबर ही होगा। तो यानी क्योंकि हमेशा वृत्ताकार पथ पर बल केंद्र की तरफ जो कार्य करेगी और विस्थापन उसके लंबवत दिशा में होगा, इसलिए कार्य क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब कार्य का अगर मात्रक समझा जाए तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, न्यूटन इंटू मीटर, जिसे जूल कहते हैं। और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि तो है, लेकिन उसके गुणनफल से जो कार्य प्राप्त होता है वो कार्य याद रखना होगा अदिश राशि होती है। तो यह आपका कार्य एक अदिश राशि है। इसका अन्य भी मात्रक हो सकते हैं, जैसे आपको वाट घंटा भी हो सकता है, आपका किलोवाट घंटा भी कार्य का मात्रक होता है। आगे पढ़ेंगे कि कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक आपको समान होते हैं, तो वहाँ से भी कार्य के मात्रक आपको प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार अगर तो इससे आप कार्य के विषय में तो समझ गए, लेकिन ये भी समझिए कि अगर आपका 2 व्यक्ति हैं और भार भी समान है और सीढ़ी द्वारा छत पर जा रहे हैं, आपका अगर उनका विस्थापन 20 मीटर हो रहा है और आपका यदि 20 सेकेंड और आपको 30 सेकेंड में आपका वो छत पर चढ़ रहे हैं, तो कौन सी व्यक्ति
आपको अधिक कार्य करेगा। तो दोनों का द्रव्यमान भी समान है और आपका विस्थापन भी उनका समान है, तो कार्य भी उनका समान ही होगा। हाँ, यह है कि जो व्यक्ति जल्दी आपको छत पर चल जा रहा है उसका सामर्थ्य अधिक होगा। तो सामर्थ्य के मतलब कि कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, यानी सामर्थ्य पावर P बराबर W/T होता है। एकांक समय में जो कार्य होती है वही सामर्थ्य होता है। इस प्रकार जिसकी सामर्थ्य अधिक होगी उसकी आपको कम समय में वो कार्य को संपादित कर देगा। आपका सामर्थ्य का मात्रक जो होता है वाट होता है, बड़ा मात्रक आपका किलोवाट है। और अन्य मात्रक भी एक अश्वशक्ति भी होता है जो 746 वाट के बराबर होता है। एक मीटरी अश्वशक्ति होता है जो 735 वाट के बराबर होता है। इस प्रकार आपको सामर्थ्य कार्य आपका सामर्थ्य में यानी एकांक सेकेंड 1 सेकेंड में जो कार्य होता है वही आपको सामर्थ्य है। तो अगर सामर्थ्य जानकारी हो तो सामर्थ्य में अगर समय से गुणा कर देते हैं तो भी कार्य की आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपको अगर आकलन किया जाए तो W के जगह पर आपको F/D/T यानी F/S अगर बल और वेग के गुणनफल से आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका सामर्थ्य जो होता है बल और वेग के गुणनफल से आपको प्राप्त होता है। अब आपको अगर ये दे दिया जाए कि एक पिंड आपको एक समान त्वरण से आपको गति कर रही है और T समय बाद अगर उसका सामर्थ्य अचर है तो आपको उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो अगर उसका समय आपको T समय दिया रहा है और सामर्थ्य अचर है तो याद रखेंगे उसके द्वारा विस्थापित दूरी T के पावर 3/2 होती है। और सामर्थ्य जो होता है हमेशा सामर्थ्य उस समय आपको T के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि चली गई सामर्थ्य ये पावर है आपका और ये विस्थापन S होगा वो समय के 3/2 के घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। आप ये भी जानते हैं कि जो पिंड में कार्य की जाती है वह पिंड आपको उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार किसी पिंड पर किया गया कार्य ही आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार किसी पिंड पर किया गया कार्य ही उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार अगर पिंड है आपको समान गतिज ऊर्जा से चल रही है, 2 ट्रक है, अगर वो समान गतिज ऊर्जा से चल रही है उस पर आपको मंदन बल लगाया जाता है तो आपको किस पिंड द्वारा आपको अधिक कार्य किया जाएगा। तो चूंकि उसकी गतिज ऊर्जा भी समान है और उस समय आपको समान मंदन बल लगाया जा रहा है और तो वो आपका दोनों इससे पूछे कि दोनों कौन पहले रुकेगी तो उस स्थिति में दोनों जो होगी आपको समान दूरी भी तय करेगी इस संबंध के अनुसार। तो वो आपको समान दूरी गतिशील होकर के वो रुकेगी। इस प्रकार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य होता है और यानी उसको वेग के रूप में हाफ mv² भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अगर किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है 4 गुनी होती है और द्रव्यमान को दोगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि होती है। जबकि वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग को आपको तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो होती है 9 गुनी हो जाएगी। वेग को आधा करके द्रव्यमान को दूना करते वेग को आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान को दूना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होती है आधी रह जाएगी। अगर आपको केवल
वेग को आधा करने की बात कहा जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी चौथाई रह जाती है। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये किए गए कार्य भी स्थिति ऊर्जा को भी में परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार आपको ये भी समझना होगा कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर ही होगा। दोनों कार्य से आपको संपादित होंगे। इस प्रकार आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके तथ्य पर भी कभी प्रश्न आपको बन जाते हैं। अगर ये से प्रश्न बन जाए कि एक पोल वाल्ट का खिलाड़ी है, उसे आपको 9 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठना है तो उसके लगभग वेग कितनी होनी चाहिए, तो आपको इसके द्रव्यमान तो वही होगा, ऊंचाई आपको 9 मीटर उठानी है, जी का मान 10 होगा। आपको अगर उसको 6 मीटर ऊंचाई उठना है और जी का मान 10 मान लें 2 तो बी स्क्वायर यानी वेग उसका लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा। तो क्या होगा, आपको 6 मीटर की ऊंचाई पर वो उठ सकता है। इसी प्रकार अगर ये दे दिया जाए कि एक पिंड है और आपका उसे 490 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ऊपर फेंकना है, ऊंचाई पर उठाना है, और इसलिए उस पिंड को माने किस वेग से उसको गतिशील किया जाए कि वो आपको टकरा करके 490 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उठ सके। तो आप जानते हैं कि एच का मान दिया है, जी का मान 980 सामान्य होगा और 2 से गुणा कर देंगे तो वी स्क्वायर होगा। वी का मान जो होगा 980 सेंटीमीटर आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर उससे फेंकेंगे तो उस स्थिति में वह उछल करके आपको 490 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जा सकती है। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर आप इसके आकलन कर सकते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है, इसीलिए किसी पिंड को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो फेंकते समय जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी वही सबसे उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसके आधार पर किसी पिंड पर अगर दे दिया जाए कि 10 मीटर प्रति सेकंड के 10 किलोग्राम का पिंड है और उसे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, तो उसकी पिंड की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो 10 किलोग्राम का पिंड दिया रहा है और 10 सेंटीमीटर प्रति के वेग भी दिया गया है, तो उस स्थिति में हाफ एम वी स्क्वायर यानी 50 यानी 500 हो जा रहा है उसकी गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा तुरंत अब उसकी आकलन मत करेंगे उतनी ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जो गतिज ऊर्जा जो पिंड को जिस समय दे रहे हैं सबसे उच्चतम पॉइंट पर उतनी ही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मध्य में पूछता है तो आधी गतिज ऊर्जा होती है और आधी स्थितिज ऊर्जा होती है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे कि मध्य में आधी गतिज ऊर्जा होगी और आधी स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद पूरे आपको गति के दौरान उसकी यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, जब तक पिंड टकराता नहीं है तब तक उसकी यांत्रिक ऊर्जा आपको नियत ही रहती है। तो आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इन पिंड अगर आपको मुक्त रूप से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, ध्यान रखना होगा। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। सबसे उच्चतम बिंदु पर पिंड की संपूर्ण आपका ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। फेंकते हैं तो नीचे की तरफ पिंड की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से पिंड को गिराते भी है तो पृथ्वी से टकराने के पहले उसकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होती है और उच्चतम बिंदु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोनों आपकी समान ही होती है, ठीक ना। अगर इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाए कि अगर पिंड एक समान त्वरित वेग से चल रहा है, उसके वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। चूंकि पिंड क्षैतिज तल में गति कर रहा है तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी ऊर्जा उतना ही रहेगी। अगर इस तरह से प्रश्न किया जाए कि 10 किलोग्राम का पिंड है और एक 10 किलोग्राम का पिंड है और एक 3.5 किलोग्राम का पिंड है, दोनों पिंड एक मीनार की चोटी से गिराए जा रहे हैं और भूतल से 10 मीटर की ऊंचाई पर होंगे, तो उस समय दोनों पिंडों को क्या समान होगा। तो देखिए उस समय गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा भी आपको उस पिंड के द्रव्यमान अलग अलग है तो उसके आधार पर उसमें अंतर आएगा। तो संवेग भी अंतर होगा, आपका द्रव्यमान अलग है तो केवल क्या पर समान हो सकता है, उस स्थिति में पिंड का त्वरण समान हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका आकलन आप कर सकते हैं।
या ये चीज कर दिया जाए, अगर पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है और वो पिंड पूर्णतः प्रत्याश है उसका टक्कर, तो टकराने के पश्चात तो कितनी ऊंचाई जाएगी, तो जितनी ऊंचाई से गिराने की बात आएगी आप टकराने के बाद उतनी ऊंचाई पर ही बताएंगे कि वो उतनी ऊंचाई पर ही जाएगी। और अगर ये चीज़ कहा जाए कि उसकी 40% ऊर्जा नष्ट हो जा रही है टक्कर में, तो जितना परसेंट ऊर्जा बचेगी उतनी ऊंचाई तुरंत बता दीजिएगा। अगर 60% ऊर्जा बचेगी तो वो 6 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा, 50% ऊर्जा बचेगी तो वो 5 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। यानी जितनी परसेंट ऊर्जा बचेगी उतने परसेंट उसकी ऊंचाई का निकाल दीजिएगा और वह उतनी ऊंचाई पर वो पिंड जा सकता है। इससे अगर प्रश्न हो जाए, अगर पिंड को गिराया जा रहा है और एक ऊंचाई पर उसका वेग उसकी महत्तम वेग का 1/3 में 3 गुना है, तो वहाँ परिस्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अनुपात क्या होगा? तो महत्तम वेग पृथ्वी तल के पर होगा, जो आपका हाफ एम भी स्क्वायर होता है तो उस तरह से महत्तम वेग होगा। लेकिन वेग जो होगा वहाँ का वेग जो होगा कह रहा है कि 1/√3 गुना है, यानी पृथ्वी तल के टकराने के पहले के वेग का वेग वर्ग कर देंगे तो 1/3 भाग रह जाएगा गतिज ऊर्जा। वेग के वर्ग पर निर्भर करती है तो वो आपको 1/3 रह जाएगी उस पिंड पर गतिज ऊर्जा। तो इसके मतलब कि 2/3 हिस्सा उसकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। इस प्रकार गतिज ऊर्जा स्थितिज अनुपात जो होगा एक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अनुपात जो होगा 1:2 का होगा। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे कि वहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अनुपात जो होगा 1:2 का होगा। अब थोड़ा सा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंधों को भी पढ़ लिया जाए कि संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध होता है कि E बराबर p² 2m होता है। इस आधार पर अगर प्रश्न कर दिया जाए, अगर पिंड के संवेग में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगा? तो अगर 20% इतना वृद्धि कहेगा यानी 5% 10% से ज़्यादा की वृद्धि कहेगा तो उसके 2 गुना करके और आपका 2x + x² जो सूत्र बताए होंगे पहले उस पर यानी 44% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 2x + x² 100% की वृद्धि बताएंगे। और कमी बताएंगे तो 2x - x² 100% कमी बताएंगे। तो अगर कमी 20% की वृद्धि करेंगे तो 44% की वृद्धि होगी, अगर 20% की कमी करेंगे तो आपका 36% की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर 1-2% की बात आए, अगर कहा जाए कि आपको उसके संवेग में 0.1% की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा में कितना होगा? तब तो आपको 0.002% की वृद्धि, उसमें डबल ही बताएंगे, वर्ग पर है तो उस स्थिति में आपको डबल बताएंगे। 1-2% की बात आएगी, लेकिन अब 10% और उससे ज़्यादा हो जाएगा तब आपको इस फार्मूले से वृद्धि होगी तो उतना बढ़ाकर बताएंगे। कमी होगी तो 2x - x² 100% पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आपका संवेग, अब इससे भी इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर पिंड की 2 पिंड है और उसकी गतिज ऊर्जा बराबर की बात आती है, ठीक ना, तो गतिज ऊर्जा अगर बराबर की बात आ रही है, ये संबंध है p² 2m से संबंध है, यानी p1² 2m1 और k2 जो हैगा अगर वो लिख रहे हैं तो आपका 2m2 अपान आपका p2² होगा, यानी k1/k2 बराबर p1² p2² होता है। और यहाँ पर आपका m2 और m1 हो रहा है। इस प्रकार अगर गतिज ऊर्जा बराबर होगी तब आपको जवाब होगा कि उस पिंड का संवेग अधिक होगा जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा। अगर गतिज ऊर्जा समान की बात आएगी तो उस पिंड का संवेग अधिक होगा जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पिंड का संवेग बराबर की बात कर देगा तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होती है जिसका द्रव्यमान आपको कम होता है, उसमें उल्टा करना होगा। अगर संवेग बराबर की बात आएगी तो ध्यान रखना होगा उस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी जिस पिंड का द्रव्यमान आपको कम होगा। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा के समान आएगी तो उस पिंड का संवेग आपको अधिक होगा जिसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। तो इस आपका, और अगर कह दिया जाए कि 2 पिंड की गतिज ऊर्जा समान है और 2 पिंड की गतिज ऊर्जा आपको समान है, उसका द्रव्यमान आपको 1:4 के अनुपात में है, तो उसके संवेग में क्या अनुपात होगा? तो संवेग उसका द्रव्यमान 1:4 के अनुपात में है तो संवेग आपको 1:2 के अनुपात में होगा। इस तथ्य को आपको ध्यान रखिएगा।
तो आपको अगर यदि किसी पिंड के संवेग को अगर दूना करने की बात आ रही है तो संवेग को अगर दोगुना कर देंगे तो गति ऊर्जा समांतर से आप चरगुनी बताएंगे कि गति ऊर्जा उसकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक ना। इसके बाद अगर किसी पिंड के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तब तो आपको गतिज ऊर्जा 2 गुनी ही बढ़ेगी। वेग को दोगुना करने गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ती है, लेकिन द्रव्यमान को आधा कर दिया गया है, इसके कारण से उसका गतिज ऊर्जा जो कि 2 गुनी बढ़ेगी। ठीक ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक ना। और इस तथ्य को भी देख लिया जाए, अगर पिंड आपको जैसे कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है, उसके संबंध में अगर ऊर्जा का गणना करेंगे तो 1/2 kx² होती है। अगर उसको खींचते हैं, विस्थापन करते हैं और उसमें ऊर्जा की गणना करनी होगी तो U बराबर हाफ kx² होगी, जहाँ के उसका बल नियतांक है, इसका मान दिया रहेगा और x आपको वो दूरी होगी, उसके आधार पर आपको उसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसके बाद अगर पिंड सरल कंपन गति कर रही है तो आप जानते हैं कि माध्य अवस्था में होती है तो पिंड की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और इसी ऊर्जा सबसे कम होती है। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में इसी ऊर्जा सबसे अधिक होगी और गतिज ऊर्जा आपको कम होगी। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि जब आपको कोई भी पिंड होता है और पिंड पर जब आपको एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उस स्थिति में अगर उस समीप लाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है बढ़ती है। जैसे 2 प्रोटॉन हैं और प्रोटॉनों को समीप लाएंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉनों को भी समीप लाएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, उनको दूर ले जाएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा आपको घटती है। उसी प्रकार अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे और उनको अगर आपको समीप लाएंगे तब उसकी स्थिति ऊर्जा घटेगी और दूर ले जाएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, आपको बढ़ती है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको जैसे बांध होता है तो बांध में जो होता है ऊर्जा जो होती है जल को स्टोर करते हैं तो उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में वो संचित हो जाती है और जब वो जल गिरता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिणत होती है। इस प्रकार आप एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरण भी होता है। आपको जब कोई पिंड पृथ्वी पर टकराती है तो टकराने के पहले उसकी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन टकराने के बाद उनकी ऊर्जा जो होती है अन्य ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि के रूप में वो परिवर्तित भी हो जाती है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में